है ना। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हमारा तात्पर्य क्या है, भाषा जब चलेगा हिंदी इंग्लिश। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हमारा क्या मतलब है कि आपकी धरती सरफेस से नीचे किस तरीके की है ना। अच्छा, वो पता करने के हमने कुछ मेथड्स देखे थे आपके। एक तो क्या थे आपके, डायरेक्ट, सेकेंड वाज योर इनडायरेक्ट मेथड्स। यस, अच्छा, डायरेक्ट मेथड्स क्या थी आपकी, सीधे ड्रिल करना, देखिए क्या चीज कैसी है ना। अच्छा, पर डायरेक्ट जैसे हमें धरती सेंटर में कैसी है, सेंटर से मतलब आपकी अर्थ है वो एकदम मिडिल अंदर से किस तरीके की है, क्या पता कर सकते हैं विद डायरेक्ट मेथड? नहीं, क्योंकि इतना नीचे जाना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, ऐसे में बात आती है आपकी इनडायरेक्ट मेथड्स की। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड्स में वी ट्राई टू इन्फर थिंग्स, जो भी हमारे पास पॉसिबल इंफॉर्मेशन रहेगी उससे हम एक आंकलन करने की कोशिश करेंगे ना, इन्फर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसी का एग्जांपल क्या था आपको, वो क्या एग्जांपल था आपका कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड के ऊपर देयर इज अ स्टिक, ठीक है, इसकी हाइट है 1 मीटर। मैंने बोला जाओ इसको मेजर करो, मैंने आपको हाइट बताई नहीं है, तो व्हाट डू यू डू कि आप जाओगे, आपकी जो स्केल है उससे उसको मेजर कर दोगे। ये क्या है आपका डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब यहां पर एक स्टिक ना होते हुए यहां पे आपके पास एक टॉवर है। अब मैं बोलूंगा आपको कि जाओ उसको मेजर कर लो। अब क्या आप उस स्केल से मेजर कर सकते हो उसको? नहीं ना। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि ये जो टॉवर है इसका एक शैडो बन रहा है यहाँ पे, और इस शैडो का कुछ एक एंगल है, और ये टॉवर कुछ एक डिस्टेंस पे है। अब क्या हम बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है ना? वो क्या था आपका, जरूरी नहीं है इसमें, बट tan थीटा इक्वल्स टू h बाय जो कि आपका भी है ना, ये होता है आपका tan थीटा, एंड इससे आपका निकल जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? तो ये क्या हो गया आपका कि मैंने आपको डायरेक्ट आपने मेजर नहीं करा है, तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है आपने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपने पता करा है कि इसकी हाइट कितनी हो सकती है या होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही जब हम बात कर रहे थे आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो हमने लास्ट टाइम देखा था आपका कि कैसे आपकी सिस्मिक वेव्स से आपकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सिस्मिक वेव्स में हमने देखा था आपका अर्थक्वेक्स। ठीक है, अच्छा, इसी में जो हम आगे बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि अर्थक्वेक आपका किसी भी एक पॉइंट पर होता है। किस पॉइंट पर होता है ये? फोकस। अच्छा, इसी को आपका हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अच्छा, इस फोकस से जो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस क्या कहते हैं इसको? एपिसेंटर। ठीक। अच्छा, आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक में 2 टाइप की वेव्स आपकी जनरेट होती है। एक बताया था आपका बॉडी वेव्स एंड दूसरा बताया था आपका सरफेस वेव्स। यस, जो आपकी बॉडी वेव्स थी फर्दर क्लासिफाइड थी 2 पार्ट्स में, एक था आपका पी वेव्स एंड एक था आपका एस वेव्स। एस वेव्स क्या है आपकी? सेकेंडरी वेव्स, एंड पी क्या है आपका? प्राइमरी वेव्स। अच्छा, जो वेव्स होती हैं आपकी, मोटा मोटा हम उसको देखते हैं, सो उसका जो प्रोपगेशन होता है, मतलब अर्थात क्या, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वो 2 तरीके से आपकी मूव करती है। ठीक है, और वो 2 तरीके हैं आपका
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ वेव है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? जो यस पैरेलल, ठीक है, जिसके वाइब्रेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव हो रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, इसमें से कोई एक वेव पास होती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये क्या करेगी ये वेव? इस मटेरियल को इसी जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर ये अपने वाइब्रेशंस लाएंगे। तो क्या करेगी आपका कि जैसे, और ये आपका मूव करती है इन एक्सपांशन एंड योर कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म। सो क्या करेगी? पहले तो ये एक्सपांड कर देगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, फिर ये एक्सपांड कर देगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, फिर ये एक्सपांड कर देगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या करेगी ये? मटेरियल को उसको एक्सपांड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपांड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक। अच्छा, दूसरे टाइप का जो वेव प्रोपगेशन है उसको कहते हैं आपका ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या करती है? प्लीज तो अपन क्या देख रहे थे आपका कि जो भी आपकी वेव्स हैं उनका प्रोपगेशन का एक स्टाइल होता है ना। प्रोपगेशन के स्टाइल से क्या मतलब है? जिस भी डायरेक्शन में वो वेव आपकी मूव कर रही है। सो पहला तरीका क्या था आपका? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड सेकंड तरीका होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। उनका प्रोपगेशन का स्टाइल क्या है उसके ऊपर ये डिसाइड होता है आपका कि आपकी वेव किस टाइप की रहेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या आती है आपकी कि जैसे जो भी आपका मटेरियल दे रखा है उस मटेरियल में से जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी मूव कर रही है, तो ये क्या करेगी? किस फॉर्म में मूव करती है आपकी? इन द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करेगी? मटेरियल को एक्सपांड करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एक्सपांड करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या करती है? जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगी, एक ट्रांसवर्स वेव, ये मटेरियल को rather than in causing expansion contraction in the parallel direction, longitudinal direction, ये क्या करती है? मटेरियल को 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर पे आपका टिल्ट करेंगे, है ना, डिस्प्लेस करेंगे। तो क्या करेगी? ये मटेरियल था तो समझ में आ रहा है चीज? मतलब क्या करेगी ये वेव? इनको डिस्प्लेस करते हुए चलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपका ट्रांसवर्स वेव का? ठीक है। अच्छा, तो ये डायग्राम बना देता आपका। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द ट्रांसवर्स वेव्स।
अच्छा, बचपन में आपने ये चीज देखा है क्या, दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का प्रोपगेशन स्टाइल, जब आपने साउंड वेव्स पढ़ा था? यस, साउंड वेव्स भी आपका इसी तरीके से ट्रेवल करती है ना? वो क्या करेगी, जो हवा के कण होते हैं उनके अंदर वो कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन क्रिएट करती है। यस, है ना? जो आपका साउंड वेव्स में ये चीज देखी थी बचपन में, राइट? ठीक है। अच्छा, सो इसी वजह से जो आपकी पी वेव्स है उनको काइंड ऑफ साउंड वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अच्छा, क्या वैक्यूम में आपको साउंड सुनाई देगा? इट ऑलवेज नीड अ मीडियम, क्योंकि आपके पास आपको कण चाहिए, आपको पार्टिकल्स चाहिए जो कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन शो कर सकते। ठीक है। सो जो आपकी पीवेव्स होती है वो आपकी क्या करती है, आपका हर एक मीडियम से आपका पास करेंगे, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड एंड वेदर इट इज गैस। ठीक है। अच्छा, गैस ये वही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, पी वेव्स, जो हमें सुनाई नहीं देती है, बट कुछ जानवरों को सुनाई देती है। इस कारण उनको पहले से आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक आपका आने वाला है ना? अच्छा, जो आपका ट्रांसवर्स वेव होती है, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी मटेरियल, क्योंकि एक टाइम तो क्या है कि ये मटेरियल का एक पोर्शन को ऊपर करेगी, फिर उसके बाद मटेरियल के इसी पोर्शन को नेक्स्ट टर्न में इसी को नीचे करेगी। ठीक है। सो मटेरियल के पास में हमेशा कुछ shear स्ट्रेंथ रहना चाहिए। ये आपको shear बताया था, है ना, कि जो आपका साइडवेज डिस्प्लेसमेंट होता है उस चीज को रोकना, है ना। सो जो आपका S वेव्स होती है, these are your ट्रांसवर्स वेव्स, और साथ ही में क्या है कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास करेगी। ठीक है। अच्छा, यही जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है एस वेव की, हमें हेल्प करती है समझने के लिए कि अर्थ अंदर से आखिर तरीके से। अच्छा, इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट टाइप की वेव्स हैं वो है आपकी सरफेस वेव्स। अच्छा, सरफेस वेव्स क्या करती हैं कि जैसे अभी आपका क्या हुआ है, इस पॉइंट पे आपका फोकस से अर्थक्वेक आया, बॉडी वेव्स सरफेस पर पहुंची। ठीक है। सरफेस पर पहुंचने के बाद में दे विल रिलीज सरफेस वेव्स। अच्छा, अब इनका जो प्रोपगेशन होता है ये भी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स है। पर अब अज्यूम करिए जैसे ये आपका ग्राउंड है एंड इस पॉइंट के ऊपर आपका अर्थक्वेक आया है, ये आपका एपिसेंटर है। अब यहां से जो वेव आपकी ट्रांसफर करेगी, मान लीजिए यहां से मूव करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है। सो ये जो ग्राउंड रहेगा ये इसको आगे पीछे मूव करते हुए चलेगी। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे ये ग्राउंड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे है तो वो उसको ऐसे ऐसे मूव करते हुए चलेगी। ठीक है। ये वन टाइप ऑफ वेव है, इनको कहते हैं आपका एल वेव्स। सरफेस वेव्स के दो टाइप्स हैं, एल वेव्स और इसी को कहते हैं आपका लव वेव्स। ठीक है।
दिस कॉजेस रिपल्स ऑन द ग्राउंड सरफेस। अच्छा, इनका जो वेवलेंथ होती है वो काफी लंबी होती है एंड ये काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कॉज करती है आपका ग्राउंड पे। अच्छा, क्या इसी वजह से आपका ज्यादा डैमेज कॉज करेगा कि मान लीजिए आपकी यहाँ पे बिल्डिंग है ग्राउंड के ऊपर, एक बार तो इसको उधर खसकाएगी, फिर इधर खसकाएगी, फिर उधर खसकाएगी, फिर इधर खसकाएगी, ठीक है। इस जर्क के कारण ही वो बिल्डिंग काफी डैमेज हो सकती है या टूट के गिर भी सकती है पूरी, है ना। यस। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव इज योर रेन वेव्स और आर वेव्स। अच्छा, आर वेव्स क्या करती है कि जो भी आपका ग्राउंड सरफेस होगा, अभी क्या कर रही थी ये एल वेव्स आपका सरफेस के ऊपर ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको इधर उधर मूव कर रही है, ठीक है। जो रेन वेव्स है वो एक्चुअली ग्राउंड को इधर उधर मूव करते हुए इसको वर्टिकली मूव करती है, मूव इस डायरेक्शन में करती है एंड उसको ऐसे से मूव करेगी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, ग्राउंड आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा एंड जो आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी, जैसे आपने पानी के अंदर लहर चलते देखी ऐसे, उस तरीके का इसका प्रोपोगेशन रहेगा, एक रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो जो आपका सरफेस वेव्स होती हैं वो आपका सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं, स्पेशली आपका लव वेव्स ज्यादा डैमेज करती हैं, ठीक है। एंड आर वेव्स आल्सो कॉजेस यू नो लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा आपका, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। दो वेव्स है, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स पी एस एल आर। अच्छा, ये जो आपको बताया है द पी एस एल आर, यही आपका वेव्स इस पॉइंट पर हिट कर रही है, ये इसकी टाइमिंग भी है। सबसे पहले क्या है आपका कि पी सबसे पहले आएगी, ग्राउंड पे हिट करेगी, फिर एस आएगी, फिर एल आएगी, फिर आर आएगी, ठीक है। तो इसको भी साइड में लिखना है इस पॉइंट को। इसमें लिखना आपका P waves as an earthquake warning. P waves as an earthquake warning. Advance earthquake warning. Earthquake warning is possible by detecting non-destructive primary waves. That travel more quickly through Earth's crust. Depending on depending on depth of focus
depending on depth of focus, delay between arrival of P wave and other destructive waves could be up to 60 to 90 seconds. 60 to 90 seconds. Okay. Right? Surface waves. The body waves interact with surface rocks and generate new set of waves called surface waves. These waves move only along the surface. These waves move only along the surface. These are most destructive among the earthquake waves. The surface waves are further categorized into parts. First, love waves. इसमें लिखा is the fastest surface wave
and moves the ground from side to side. नेक्स्ट है आपका रेले वेव्स। It rolls along the ground just like wave rolls across a lake or an ocean. अच्छा, एक जो बहुत बेसिक सा ऑलरेडी जानते होंगे, वो क्या है कि अर्थ आपका अंदर से किस तरीके की है। हम किस तरह डिवाइड करते हैं आपका कि ये है आपकी अर्थ, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली लेयर क्या है आपकी, इट इज क्रस्ट। उसके बाद में क्या आता है आपका, है ना, मेंटल। अच्छा, एंड नीचे क्या है आपका, कोर। अच्छा, कोर के है ना दो पोर्शंस हैं, एक तो क्या है आपका इनर कोर एंड एक है आपका आउटर कोर। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन है ये एक्चुअली आपका केमिकल काइंड है, जिसमें क्या है कि जो भी आपका मटेरियल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हमने डिफाइन कर रखा है आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक डिफरेंशिएशन होता है आपका मैकेनिकल। ये हम समझेंगे जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स पे जाएंगे कि व्हाट इज एस्ट्रोनोस्फीयर, व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हाट इज मेंटल एंड कोर। उसमें कुछ चीजें तो कॉमन रहती है, कुछ चीजें उसमें चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आपका ये जो आउटर कोर बताया आपको और जो आपका इनर कोर क्या है आपका, इट इज सॉलिड, एंड जो आपका आउटर कोर है वो क्या है आपका, लिक्विड, ठीक है। बट जो आउटर कोर और इनर कोर इनका केमिकल कंपोजिशन काइंड ऑफ सिमिलर है, इसलिए वो कंसिडर करता है आपका टोटल कोर में, ठीक है। अच्छा, इसकी बात क्या होता है कि जैसे आपका किसी भी एक फोकस से आपका अर्थ पे आया किसी एक पॉइंट में, तो क्या वहां से आपकी बॉडी वेव्स रिलीज करेंगी आपकी हर डायरेक्शन में, यस। और जब भी आपकी वेव्स रिलीज करती हैं तो क्या वेव की दो प्रॉपर्टीज शो करती है, दो हम चेंजेस देखते हैं। वो क्या है आपका, एक तो होता है आपका रिफ्लेक्शन एंड एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन तो बचपन से पढ़ा होगा ना, जिसमें आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि प्रिज्म रखी होगी, है ना, एंड यहाँ पे आपने पॉलिपिंग लगाई होगी, है ना, एंड इसको इधर से देखा होगा तो कैसे उसका पाथ किस तरीके का बनता है, कैसे वो आपका डायरेक्शन आपकी चेंज करती है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। एंड जब वो टोटली यहां से बाउंस बैक कर जाए, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सो वेव्स भी आपका ट्रेवल करने में इससे चेंज ये प्रॉपर्टीज शोकेस करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज जब लाइट आपकी हवा से मटेरियल में एंटर करती है
और मटेरियल से वापस से हवा में एंटर करती है, क्या चेंज हो रहा है इस सब में? डेंसिटी। यस, मीडियम डेंसिटी चेंज हो रही है ना, ठीक है। इन द सेम वे, द सेम फैशन यहां पर भी क्या हो रहा है, आपका क्रस्ट की डेंसिटी कम है, नीचे जाते जाते डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड यहां पर डिफरेंट लिक्विड है एंड यहां पे कोर है, तो उस अकॉर्डिंग इसमें चेंज आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी में क्या हो रहा है कि अब जैसे मान लीजिए अर्थ, इस पॉइंट पे एक आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जब सबसे खास चीज है वो क्या है यहाँ पे कि अंदर एक कोर है, ठीक है, और उस कोर को डिवाइड कर सकते हैं अपन, एक तो इनर कोर और एक आउटर कोर। आउटर कोर क्या है आपका? लिक्विड, और ये है आपका सॉलिड। तो यहां से कुछ आपकी बॉडी वेव्स आपकी प्रोपेगेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जैसे यहां पर क्या है आपकी, हम बात करते हैं आपका एस वेव्स के बारे में, ठीक है। सो एस वेव्स ट्रेवल करेंगी, मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, ट्रेवल करेगी, सॉलिड मीडियम है, ट्रेवल करेगी, सॉलिड मीडियम है, ट्रेवल करेगी। अब ट्रेवल करने वाली क्या एस वेव्स? नहीं, क्यों? क्योंकि लिक्विड मीडियम आ गया है एंड एस वेव को सॉलिड मीडियम ही चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। एंड द सेम थिंग हियर कि ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करेगी एंड यहां पे इसके आगे वो ट्रेवल नहीं करने वाली है, ठीक है। सो मान लीजिए ये क्या अर्थक्वेक आया है, ये आया है आपका मान लीजिए नेपाल में, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये जो वेव्स को रिकॉर्ड करने वाले सिस्मोग्राफ्स हर जगह लगे हुए होते हैं, ठीक है। और एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि पर्टिकुलर एरिया में इतने इतने आपके सिस्मोग्राफ्स लगे होने चाहिए। जो हिल रीजन से वहां पे ज्यादा होते हैं, जो प्लेन रीजन से वहां पे कम होते हैं, और जो आपके खास तौर से सिटीज होती हैं लखनऊ, बनारस, वहां पे तो आपका डेफिनेटली लगा होता है आपके सिस्मोग्राफ्स, ठीक है। सो क्या होता है कि यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे मान लीजिए आपका मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री है, ठीक है, दुबई वगैरह, फिर वहां तक आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, किसके? आपके एस वेव्स के, ठीक है। अच्छा, इस रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये वाला पॉइंट सेंटर के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट और इस एंगल को मैं बनाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है एंगल? ये एंगल कितना है आपका? 104 डिग्री, ठीक है। अच्छा, सेम चीज यहां पे हो जाएगी आपकी 104 डिग्रीज, कहीं 104 कहीं 103 भी रहता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, और इसके जो नीचे वाला जो भी पोर्शन है उस जगह पे एस वेव्स आपकी रिकॉर्ड नहीं होंगी एंड इस रीजन को कहते हैं आपका एस वेव शैडो जोन। समझ में कोई दिक्कत? यस, किसी को दिक्कत है ये पोर्शन समझने में? नहीं सर, नीचे हाँ सर, नीचे क्यों नहीं जाती? नीचे नहीं जाती इसलिए। अच्छा, नीचे के लिए क्या है कि जैसे यहां पर ये जो सर्कल है ये इसके काइंड ऑफ मार्जिन पे आ रही है। अच्छा, इसके आगे कोई और पॉइंट होगा तो मान लीजिए इसके आगे जैसे ट्रेवल करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन क्या होगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मीडियम है, मैंने टोल्ड जो एस वेव्स है वो आपकी सिर्फ सॉलिड को ट्रेवल करती है, ठीक है, क्योंकि एस वेव्स को आपका शियर वेव्स भी कहते हैं, जो मटेरियल को साइडवेज डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए उस मटेरियल के पास शियर स्ट्रेंथ रहना भी चाहिए। अच्छा, यही आपकी परमानेंट डेफिनेशन है सॉलिड की, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं वो ये है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास शियर स्ट्रेंथ है, जो टेक्निकल डेफिनेशन सॉलिड की वो यही है, ठीक है। सो उसके बाद हिसाब से क्या है कि जो भी आपका मीडियम होगा जिसमें लिक्विड होगा तो उसके आगे वो नहीं आने वाली है,
ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आता? ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, एस वेव शैडो जोन। अच्छा, ये क्या है आपका पी वेव्स का पोर्शन। पी वेव में क्या होता है आपका, अब पी वेव जो सेम पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, इस मार्जिन तक तो आ रही है। अच्छा, जैसे ही वो इस मार्जिन से और इधर आएगी तो वी नो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है, पी वेव अपना पाथ थोड़ा सा चेंज होगा, और जैसे इसका मीडियम वापस से चेंज हो रहा है, लिक्विड से वापस सॉलिड फिर से चेंज होगा, ठीक है। सो पी वेव में क्या होता है कि 104 के बाद तो, और इस वाले एंगल को 142 डिग्री, तो इतने इतने पोर्शन में पी वेव्स डिटेक्ट नहीं होती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, कि पी वेव आपकी 104 से 142 के बीच में आपकी डिटेक्ट नहीं होती है, एंड इसको कहते हैं आपका पी वेव शैडो जोन, ठीक है। और फिर ये आपका इतने रीजन में फिर से डिटेक्ट होगी, एंड ये वही आपका एंगल यहां से आपका 104 एंड 142 डिग्री। एंड ये रीजन क्या है आपका पी वेव शैडो जोन। यस, बनाएंगे।
समझ में आ रहा है ना? The difference in arrival time waves taking different paths due to refraction and absence of seismic waves in certain regions called as shadow zones. Allow mapping of Earth's interior. Discontinuities in velocity indicate changes in composition and density. The S waves do not travel through liquids. The entire zone beyond 104 degrees, does not receive S waves. Hence this zone is identified as S wave shadow zone. This led to the discovery of liquid
outer core. Yes, the shadows of P waves appear as a band around Earth. Between 104 and 142 degrees. ठीक, चलिए इसके बाद क्या है कि अब कुछ हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आपका अर्थ आके अंदर से किस तरीके की है। अर्थ के वाले क्वेश्चन में अपन वापस से आएंगे थोड़ा बाद में। अच्छा, जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या चेंज हो रही है जैसे जैसे वी आर गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ। सबसे जो दो मेन प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है आपकी? एक तो तापमान बढ़ना, टेम्परेचर राइज करना, एंड सेकंड थिंग इज प्रेशर, है ना? अच्छा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें सो इट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी स्टेट चेंज होगी क्या? और जिसका टेम्परेचर ज्यादा अधिकतम होगा चांसेस ये होंगे कि या तो वो लिक्विड स्टेट में हो या बहुत टेम्परेचर राइज है तो वो सीधे गैसेस स्टेट में रहेगा, ठीक है। बट अर्थ के केस में वो गैसेस स्टेट हम नहीं लेंगे, अर्थ के नीचे नहीं होता ना गैस फॉर्म, ठीक है। अच्छा, और किसी भी चीज का प्रेशर अगर राइज करेगा तो कौन सी स्टेट में रहेगा? It will be an सॉलिड, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाता है तो वो उसको दबाते जाएगा, है ना। चांसेस ज्यादा है कि वो सॉलिड स्टेट में रहे। और किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी उसके पार्टिकल्स के पास में, तो चांसेस ऑफ दे बीइंग इन लिक्विड स्टेट ज्यादा है या गैस स्टेट में, ठीक है। और दोनों के बीच में ही आपकी एक टसल है, एक जद्दोजहद है, ठीक है। एंड यही चीज आपकी चलती रहती है, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम सरफेस में नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। पर जो लेयर है उसकी स्टेट क्या होगी ये कौन डिफाइन करेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेंट है या कौन ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है टेम्परेचर हो जाए, हो सकता है प्रेशर हो जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, ठीक है। पर इतना नहीं है कि
किसी भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका आयरन वगैरह प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, तो इतना नहीं होगा कि वो इसको कन्वर्ट कर दे आपका लिक्विड स्टेट में, ठीक है। पर जैसे ही क्या होगा कि हम और नीचे जा रहे हैं, तो इस लोकेशन की क्या है ना आपका कोर में देयर इज आउटर कोर, देयर इज इनर कोर, ठीक है। अच्छा, आउटर कोर में आपका टेम्परेचर ज्यादा है या इनर कोर में आपका टेम्परेचर ज्यादा है? आउटर में टेम्परेचर ज्यादा है सर इनर कोर में प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए क्या हो रहा है, एक तो बहुत बेसिक पॉइंट है आपका कि प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है डेप्थ के साथ में, ठीक है। अच्छा, डेप्थ किसकी ज्यादा है आपकी? आउटर की ज्यादा डेप्थ है, इनर की ज्यादा डेप्थ है? इनर की ज्यादा डेप्थ है ना। इनर के केस में आपका टेम्परेचर ज्यादा हाई है, साथ ही प्रेशर ज्यादा हाई है रिस्पेक्ट टू आपका यहां की टेम्परेचर, यहां की प्रेशर, ठीक है। यही पॉइंट मैं आपको समझना चाहता हूं। क्या होता है कि जो आपका आउटर कोर है वहां पे टेम्परेचर आपका ज्यादा डोमिनेंट है, तो इस कारण क्या होगा आपका कि वो आपका लिक्विड या मोल्टन स्टेट में रहेगा, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं आपका इनर कोर के बारे में, तो आपका प्रेशर ज्यादा डोमिनेंट है, तो इस कारण से वो आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अर्थ के अंदर एक थोड़ी रेमिनेंट हीट्स रहती है जो स्टिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो जब अर्थ कभी इवॉल्व हुई होगी उस समय की हीट, ठीक है। अच्छा, इसी कारण से क्या होता है कि जैसे ये आपकी अर्थ है एंड ये आपका कोर है एंड इसके अंदर ये एक सॉलिड इनर कोर, एंड अर्थ जैसे से अपनी एक्सिस पे से रोटेट करेगी तो वैसे ही इनर कोर भी आपका रोटेट करता है। देखा गया है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, और तो इस एक कितना ट्रू है वो तो भी एग्जैक्ट नहीं बोल पाते हैं, बट ये आइडिया है कि ये जो इनर कोर है ये ज्यादा तेज स्पीड से रोटेट कर रहा है देन आवर अर्थ, ठीक है। अच्छा, अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि अर्थ एक मैग्नेट है ही, है ना। एक सवाल है कि क्या अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट है या फिर एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म है? इज अर्थ अ परमानेंट मैग्नेट और अ टेम्परेरी मैग्नेट? टेम्परेरी, रीजन? गुड, it is not a permanent magnet, it is a temporary magnet. एक्चुअली क्या देखा गया है कि जो आपकी लेयर्स होती हैं बिनीथ द सरफेस, उनका टेम्परेचर आपका वैसे देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी है, एंड वो प्रॉपर्टी ये है कि एक हायर टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। एंड सच टेम्परेचर इज नोन एज योर क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल, जैसे आपका आयरन हुआ, तो आयरन भी अपना मैग्नेटिज्म, तो उसको आपने तो परमानेंट मैग्नेट बना रखा है, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री के ऊपर जाएगा वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है समझने के लिए अर्थ किस तरीके की है, कि पहले ये आइडिया कंफ्यूजन था कि अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, कि हमेशा उसका मैग्नेटिज्म रहेगा, या फिर वो एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म है। बट आफ्टर डिस्कवरी बाय द फेमस साइंटिस्ट क्यूरी, शी गेव कि अर्थ एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म है ऑन हर थ्योरी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ध्यान रखना आपका कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर जैसी चीजें आपकी चेंज होती रहती है। सो फर्स्ट जैसे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, तो फर्स्ट सच लेयर इज योर क्रस्ट।
इसमें लिखना आपका the interior of the earth, the interior of the earth is made up of several concentric layers that is crust, mantle, outer core, and inner core. The crust is silicate, solid. The crust is silicate, solid. The mantle is molten, viscous, solid, molten, viscous, solid. The outer core is viscous liquid, and inner core is dense solid. ठीक है। अच्छा, जो आपके सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं आपका द क्रस्ट, ठीक है। एंड उसकी थिकनेस है, वो थिकनेस आपकी वेरी करती है। स्टार्टिंग यू कैन से कि जो उसकी थिकनेस है वो आपकी 5 किलोमीटर जितनी कम भी हो सकती है, दैट थिन क्रस्ट, और वो आपकी एज थिक एज आपकी 70 किलोमीटर जितनी थिक भी हो सकती है। क्योंकि क्या है आपका जो क्रस्ट है उसके सिर्फ 2 पोर्शन है। एक तो है आपका कॉन्टिनेंटल
क्रस्ट और एक है आपका ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, सो जैसे ये है आपकी लेयर पानी, तो क्या होगा कि जो आपका ओशन साइड है वहां पे जो आपकी क्रस्ट है वो काफी थिन रहती है, एंड जो कॉन्टिनेंट साइड है वहां पर थोड़ी सी थिक हो जाती है। एंड दिस थिकनेस जो कॉन्टिनेंट साइड में ये 30 to 70 किलोमीटर हो सकती है, एंड यहां पर आपकी 5-10 किलोमीटर तक रह सकती है ओशन साइड। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा कंपोजिशन भी चेंज होता है, एंड वो कंपोजिशन किस तरह से चेंज होता है कि जो आपका प्रेजेंट है ये आपका कॉन्टिनेंटल साइड में, वहां पे वी आल्सो कॉल इट सीआर। ठीक है, एंड ओशन साइड में इट इज सीमा। इस द सीआर एंड सीमा, एंड जो सीआर है इसका क्या मतलब है आपका सिलिका प्रेजेंट रहेगा, एंड आई टोल्ड यू कि सिलिकेट्स रहते हैं, ठीक है, पर यहां पे क्या होता है आपका एल्यूमिनियम प्रोमिनेंट रहता है आपका कॉन्टिनेंटल साइड में। ठीक है, अच्छा इसका लिखना जो इसकी डेंसिटी है, दिस डेंसिटी इज अराउंड हियर 2.7 ग्राम्स पर सीसी, एंड अर्थ की डेंसिटी कितनी है आपकी टोटल पूरी अर्थ की? इट इज 5.5। अच्छा, जो वॉल्यूम इट कंस्टिट्यूट्स, जो आपका क्रस्ट है वो पूरी अर्थ का वॉल्यूम का हार्डली 0.5 to just 1% होल्ड करता है। ठीक है, एंड जो ये वेट होल्ड करता है इट इज अराउंड इट इज 0. less than 0.5 percentage points. Yes, obviously. To be exact, it is 0.31 something. But approx value still is there. Just like now, crust is the outermost layer. Crust is the outermost layer of the earth. Making up to around 0.5 to 1% of Earth's volume. And it is less than 0.5% of Earth's mass. It has average density of around 2.7 grams per cc or centimeter cube.
ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। In brackets, average density of Earth is 5.5 grams per centimeter cube. It can be divided into two parts. It can be divided into two parts. First is oceanic crust. The second is continental crust. Thickness varies in the range of 5 to 30 kilometers. 5 to 30 kilometers. In case of oceanic crust and 50 to 70 kilometers. In case of continental crust, अच्छा, पर जैसे क्या है, इसकी रेंज है आपका 50 से 70 की कॉन्टिनेंट साइड में, पर इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अभी हम आगे देखेंगे, जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स देखेंगे तो एक चीज तो बहुत बेसिक सा है कि आपका हिमालयस कैसे बने, कि दो प्लेट्स थी, एक तो आपकी इंडियन प्लेट और एक आपकी यूरेशियन प्लेट, वो आई कंबाइन हुई और लॉफ्टेड हिमालयस बना लिया। ठीक है, तो जब आपकी दो प्लेट्स आती हैं तो एक प्लेट आपकी नीचे सबडक्ट करती है, मतलब एक प्लेट आपकी नीचे घुस जाती है। ठीक है, सो उस केस में क्या होता है कि जैसे ये एक प्लेट है और यहाँ पे सामने से एक प्लेट है, तो जब वो नीचे आएगी तो येलो प्लेट से ऊपर उठ जाएगी और ये ऐसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, सो देखा गया है कि जो हिमालयस है वहां पर कहीं कहीं पे जो डेप्थ है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, वो आपकी थिकनेस आपका 100 किलोमीटर डीप की है। ठीक है, एंड ये सब आइडिया किससे निकलता है आपका? थ्रू द अर्थक्वेक्स, है ना, सिस्मिक वेव्स के थ्रू वी गेट दिस आइडिया। ठीक है, आगे ना द कॉन्टिनेंट्स are composed of lighter silicates, silica plus aluminium, in brackets Cr. While oceans have
heavier silicates. Oceans have heavier silicates. Silica plus magnesium. Silica plus magnesium. In brackets, सीमा. ठीक. अच्छा, सो जो आपका प्रोमिनेंट कंस्ट्रेंट है आपका क्रस्ट के अंदर में, वो कुछ इस तरीके का है. हेलो हेलो, यस मैम. मैम राइट नाउ इन क्लास ना. ओके ओके ओके. So, जो आपका क्रस्ट है उसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स ज्यादा प्रोमिनेंट हैं. सो उसका है आपका फर्स्ट इज जो सबसे प्रोमिनेंट इज ऑक्सीजन. यस. सेकेंड इज योर सिलिका. नेक्स्ट इज योर एल्यूमिनियम. देन आफ्टर दैट अब याद कर सकते हैं OCR सिलिका KG. ठीक है. सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ये लिख लेना आपका, ऐसे बना लेना. अच्छा, ये तो क्रस्ट का हुआ. वैसे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? सरफेस पे पूरी अर्थ आयरन रहेगा. ठीक है. क्योंकि जो कोर है उसकी साइज बहुत बड़ी है, मेंटल की साइज बहुत बड़ी है, एंड उसमें आयरन आपको डोमिनेट करता है. पर जो क्रस्ट है, क्रस्ट में आपका ऑक्सीजन बहुत प्रोमिनेंट है. देन आपके सिलिकेट्स हुए, देन आपका एल्यूमिनियम हुआ, देन आपका आयरन हुआ, देन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. जिसमें से आपका ऑक्सीजन ही कंस्टिट्यूट करता है अराउंड 47%. अच्छा, ये ऑक्सीजन आपको किस किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड गैस से ज्यादा बहुत प्रोमिनेंट चीजें हैं ऑक्सीजन की होने की. जैसे हम बात करते हैं रेड सॉइल की. रेड सॉइल में वी नो कि इट इज आयरन ऑक्साइड. सो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Fe2O3. तो जनरली ये सब आपके ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, वेदर इट इज आयरन, वेदर इट इज सिलिका. ठीक है. SiO2 तो सब चीजें क्या है आपका ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, एंड उस तरीके से आपका ऑक्सीजन बहुत मेजर कंस्टिट्यूट करता है. क्रस्ट का आपका गैसेज फॉर्म आपका क्रस्ट का पार्ट नहीं रहेगा. ठीक है. ना ही जो पानी प्रेजेंट है वो रहेगा. इसमें लिखना आपका द मोस्ट, ये बना लिया हमने, द मोस्ट abundant elements in your crust. नेक्स्ट लिखना आपका मोस्ट abundant elements in earth. It is iron, oxygen, then silica, then your magnesium, and after that it is
निकल। इस पीओसी मूवी ओके। नेक्स्ट इज ना आपका मेंटल। मेंटल जो मेंटल है उसकी आपकी थिकनेस रहती है अराउंड इस पॉइंट से स्टार्ट होगी एंड इट गोज टिल द डेप्थ ऑफ अराउंड 2900 किलोमीटर्स। ओके, और जो मेंटल होती है वो आपकी अर्थ का अराउंड इट कंसिडर्स 83% ऑन द वॉल्यूम एंड जो ये मास कंसिडर करती है अराउंड 2/3 और 66% ऑफ द टोटल मास ऑफ अर्थ। It forms about 83% of Earth's volume and holds 67% of Earth's mass. Its density varies from 3 gram per centimeter cube, 3 grams per centimeter cube to 5.7 grams per centimeter cube. It composed of silicate rocks. That are rich in iron and magnesium. The prominent elements are oxygen, silica and magnesium. Oxygen, silica and magnesium. In mantle, the temperature
ranges from 200 degree Celsius, 200 degree Celsius to 4,000 degree Celsius. नेक्स्ट है आपका आउटर कोर। आउटर कोर आउटर कोर it lies between 2900 kilometer to 5100 kilometers. अच्छा, जो कोर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअली अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर कट पता नहीं है कि व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स। वैसे पता तो मेंटल का भी नहीं है, ठीक है। देयर इज जस्ट सम इंटरप्रिटेशंस बिकॉज वी कांट गो इन एट सच डेप्थ्स। हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि चीज़ें क्या है। सो एक थोड़ा पहले बहुत पुराना बेसिक आइडिया था कि जो आपका कोर पोर्शन है इट कंस्टिट्यूट आपका आयरन इसमें तो रहता है ज़्यादा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली वो आपका नीचे जम जाएगा, ठीक है। या ज़्यादा डेप्थ में आपका ज़्यादा भारी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। एंड अर्लियर सोचते थे कि सिर्फ आयरन ही प्रोमिनेंट है, साथ में थोड़ा निकल रहेगा, थोड़ा कोबाल्ट रहेगा, दैट्स इट। निकल थोड़े अमाउंट में रहेगा, कोबाल्ट बहुत कम अमाउंट में रहेगा। पर क्या है कि अभी जो लेटेस्ट कुछ स्टडीज में इट इज शोइंग दैट कि आयरन जितना हम सोचते हैं उतना ना होता है, उससे थोड़ा सा कम है। पहले सोचते थे 95% इट इज आयरन, नाउ वी आर सेइंग कि अराउंड 90% इट इज आयरन। एंड थोड़े बहुत अमाउंट में शायद ऑक्सीजन वगैरह भी वहां पे हो सकती है, ऑब्वियसली सम ऑक्साइड फॉर्म, एंड साथ में थोड़ा सिलिकॉन हो सकता है और कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। सो एकदम एग्जैक्ट कहना इट इज क्वाइट टफ स्टिल, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी हमारी समझ है कि आपका आयरन और निकल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। सो इसमें लिखना, अच्छा अभी तक वॉल्यूम कितनी हो गई आपकी? 83% हमने देख लिया आपका, इट कंसिडर आपका मेंटल में है ना, ठीक है। अच्छा, एंड जो क्रस्ट है उसकी वॉल्यूम तो नाम मात्र की है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम हुई अराउंड 16.5% वो होती है आपकी कोर की। एंड ये जो कोर है इसका वजन होता है आपके अर्थ के वजन का 1/3, अराउंड 33%। अच्छा, आउटर कोर कितना हो गया आपका? अगर ये डेप्थ तक जाता है आपका 5100, तो इनर कोर आपका कहां तक हो जाएगा आपका? अल्टीमेटली द सेंटर, है ना। तो उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, इट इज 2900 एंड यहां से स्टार्ट होता है, अपन इसको 100 मान लेते हैं। तो उसमें लिखना आपका द आउटर कोर कंपोज्ड ऑफ आयरन मिक्स्ड विद निकल, mixed with nickel and some trace amounts of lighter elements in outer core temperature
is more dominant. In outer core, temperature is more dominant. Then pressure. So it is in liquid state, even though it has similar composition. It has similar composition to inner core. Its density ranges from 10 to 12.2 grams per cc. Temperature varies from varies from 4000 to 6000 degree Celsius. 4000 to 6000 degrees Celsius. नेक्स्ट है आपका इनर कोर. It extends from 5100 kilometers to center of the earth. 5100 kilometers to center of the earth. It is primarily composed of iron, and nickel. Its density is around 13 grams per cc. Its temperature is around 6000 degrees Celsius. 6000 degrees Celsius. अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि जैसे एक तो पोर्शन हुआ आपका देयर इज क्रस्ट, देयर इज मेंटल एंड देयर इज कोर. यस, अच्छा,
तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम क्रस्ट से जा रहे हैं डेप्थ में और एकदम से आपका मेंटल आ जाएगा, नहीं, चीजें थोड़ा सा ट्रांजिशन करती है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। अच्छा, इन्हीं जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं आपका डिसकंटिन्यूटीज। एक डिसकंटिन्यूटी यहां पे रहेगी और एक डिसकंटिन्यूटी यहां पर रहेगी। सो जब आप क्रस्ट से जा रहे हैं आपका मेंटल की तरफ, इसको क्या कहते हैं आपका मोहर बेसिक डिसकंटिन्यूटी। एंड जब आप मेंटल से आउटर कोर की तरफ जा रहे हैं, इट इज नोन एज योर कटिंगबर्ग यस डिसकंटिन्यूटी, कटिंगबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये तो आपका दो केमिकल जोनेशन, एक है आपका नेक्स्ट लिखना आपका मैकेनिकल, मैकेनिकली द अर्थ लेयर mechanically the earth's layer are divided as, first is your lithosphere, next is your asthenosphere, then mantle, and then your core, या core के कोई पार्ट है आपके इनर एंड योर आउटर कोर। अच्छा, यहाँ पे मैकेनिकल से क्या मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ओके। तो ध्यान रखना आपने केमिकल में क्या क्या चीजें पढ़ी है आपका, देयर इज क्रस्ट, देयर इज मेंटल, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा आउटर कोर, देन योर इनर कोर। यहाँ पे टेम्परेचर आपका किस तरह से वेरी कर रहा है कि हम इस डेप्थ से 200 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4000, यानी यहाँ पे 4000 से मूव कर रहा है टू 6000, ठीक है। अच्छा, जो आपका मेंटल की जो स्टेट होती है, यू कैन से इट इज स्यूडो सॉलिड, मतलब एक्ट तो वो आपका सॉलिड जैसे कर रहा है, ठीक है, बट वो थोड़ा बहुत आपका फ्लो करता है। अच्छा, थोड़ा बहुत फ्लो करने से मतलब ये कि पानी जैसे बहेगा नहीं, ठीक है, वो आपका बहुत स्लोली आपका फ्लो करता है कि आपका हार्डली 1-2 सेंटीमीटर को मूव कर जाएगा 1-2 साल में। पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसकी मूवमेंट की स्पीड कितनी स्लो रहेगी। अच्छा, ये समझना क्यों जरूरी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेंटल का कुछ पोर्शन स्पेशली जो अपर साइड है वो थोड़ा सा स्यूडो सॉलिड वे में बिहेव करता है। सो क्या बोल सकते हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है, उसका कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो रहा है पर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। इट एक्ट्स लाइक अ स्यूडो सॉलिड। वही चीज है पार्ट कि जैसे आपका अर्थ, उसका जो अपर वाला पोर्शन है, जो आपका क्रस्ट होगा, प्लस मेंटल का अपर वाला पोर्शन, ये आपका बना लेता है
लिथोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, मेंटल का जो जस्ट थोड़ा सा पोर्शन जो आपका मोल्टन स्टेट में रहता है एंड एक्ट्स लाइक योर स्यूडो सॉलिड, इट इज नोन एज योर एस्थिनोस्फीयर, ठीक है। बचे और तो इसी आपका मेंटल, देन योर कोर। अच्छा, व्हाई दिस एस्थिनोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट? रीजन व्हाई एस्थिनोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट? Because this pseudo solid is the region जहां पर क्या होता है, इसी के ऊपर आप टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी मूव करती है, ठीक है। अज्यूम दिस टेक्टोनिक प्लेट्स एज अ फ्लोटर्स जो तैरती है पानी के ऊपर, ठीक है। और वो पानी क्या है आपका एस्थिनोस्फीयर, ठीक है। ऑल्दो वो पानी जैसे इतना स्मूथली नहीं तैरती है, बहुत धीरे मूवमेंट है, बट इसी एस्थिनोस्फीयर रीजन पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी मूव करती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने के लिए। अभी पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। तो इसमें लिखना आपका the lithosphere. It is a rigid. It is a rigid outer part. It is a rigid outer part of. It is a rigid outer part of earth with thickness varying between 10 to 200 kilometers. 10 to 200 kilometers. It includes crust and upper part of the mantle. The lithosphere is broken into tectonic plates. Tectonic plates and movement of these tectonic plates cause large scale changes in Earth's geological structure.
नेक्स्ट लिखना आपका एस्ट्रोनोस्फीयर। एस्ट्रोनोस्फीयर the upper portion, the upper portion of mantle is called asthenosphere. It lies just below the lithosphere, extending up to 80 to 200 kilometers. It is highly viscous. Mechanically weak and ductile. अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा आपका जियोमॉर्फोलॉजी में हम बात कर रहे थे आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने लेयर्स को दो पार्ट में हमने देखा कि पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम किस तरीके से जान रहे हैं, पहला पोर्शन था ये, और फिर देखा हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ किस तरीके का है। उसमें दो पोर्शन में उसको डिवाइड करा, एक तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन है ना, उस तरीके से हमने कैटेगराइज करा उसको, एंड दूसरा था आपका मैकेनिकल पोर्शन में, ठीक है। मैकेनिकल वाला इसमें जरूरी हो जाता है कि जब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, ठीक है। सो हमने बात, एक क्या होता है आपका टेक्टोनिक प्लेट्स, कि जैसे आपकी इंडियन प्लेट वो मूव कर रही थी और वो टकराई आपका यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। सो इंडियन प्लेट ये किसका पार्ट है आपका, लिथोस्फीयर का पार्ट है, और ये लिथोस्फीयर आपका कहां पर मूव कर रहा है आपका एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर। अच्छा, ये पोर्शन आपका वापस आएगा आपका व्हेन वी विल डिस्कस आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, ऐसे में जियोमॉर्फोलॉजी का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आता है आपका कि किस तरीके से आपकी प्रोसेसेस हो रही है जो आपका सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती है। आज थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हो गया, बट जरूरी था वैसे। सो हम बेसिकली जो अर्थ की जो प्रोसेसेस है जियोमॉर्फोलॉजी में, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एक्सोजेनेटिक एंड एक होता है आपका एंडोजेनेटिक। अच्छा, व्हाट इज एक्सोजेनेटिक एंड व्हाट इज एंडोजेनेटिक? यस, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अर्थ के फोर्सेस में एक तो होता है जो सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे से क्या हो रहा है आपका कि मान लीजिए यहाँ पे प्लेट्स टकरा रही है और उन्होंने कुछ भी माउंटेन बना दिया, यहाँ पे कुछ वोल्केनो हुआ, उस वजह से यहाँ पे कुछ भी वोल्केनो बन गया, ठीक है। सो अर्थ के नीचे से जो भी चीजें हो रही हैं वो आपका पार्ट होता है आपका एंडोजेनेटिक का, ठीक है।
अच्छा, पर मान लीजिए यहाँ पे कोई माउंटेन बन गया है। अब सरफेस के ऊपर क्या क्या हो रहा है कि आपका ओशियन से वेपर्स बनेंगी, आपके क्लाउड्स आएंगे, यहाँ पे आपकी बारिश होगी और ये पानी पूरा बहेगा, वापस से ओशियंस में चला जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होती रहती है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। यस, वी कैन से दैट। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोसेस में क्या है कि जो पानी जो आ रहा है, नॉट जस्ट पानी, या जो भी आपकी विंड भी चल रही है, ये और भी कोई केमिकल चेंजेस, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, इन सारे रॉक्स को, इन सारे माउंटेन्स को वापस से वेदर करने की कोशिश करेंगे। सक्सेस ऑब्वियसली एक बार नहीं मिलती, इट टेक्स टाइम, है ना, कंटीन्यूअस एफर्ट इट डिमांड्स, है ना। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो एक निरंतर प्रयास करना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, सेम थिंग इट टीचेस अस। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि जो आपका वेदरिंग होती रहेगी, जो आपका पानी बहेगा, फ्लो वाटर, हवा से जो वेदरिंग होगी, एंड और भी अलग तरीके से वेदरिंग, वो सब क्या करेंगे, इन सारे एरिया को विद टाइम वापस से प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड सच forces are clubbed as exogenetic forces. ठीक है, so it's a tussle between two. जो अर्थ के ऊपर जो भी आपका टेरेन है वो आपका दो चीजें डिसाइड करती हैं, एक तो होगा एंडोजेनेटिक एंड नेक्स्ट इज योर एक्सोजेनेटिक। ठीक, अच्छा, एंडोजेनेटिक में भी आपके इसको वी कैन फर्दर डिवाइड एज योर ऑरोजेनेटिक एंड एपिलोजेनेटिक। ठीक, अच्छा, ऑरोजेनेटिक का ही मतलब है आपका इट इज माउंटेन बिल्डिंग। अच्छा, माउंटेन बिल्डिंग किस तरीके से कि मान लीजिए आपकी दो प्लेट आ रही है, टकरा रही है, ऊपर उठ रही है, एंड किसी रीजन में आपके माउंटेन्स बन गए। ठीक है, सच मेथड इज नोन एज योर ऑरोजेनेटिक। अच्छा, एपियोजेनेटिक में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक आपका बहुत ही बड़ा रीजन है, ठीक है, एपियोजेनेटिक में जनरली जो रीजन आपका काउंट होता है वो आपका काउंट होता है एज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड सच वास्ट लैंडस्केप या तो आपका थोड़ा ऊपर उठ जाए या थोड़ा नीचे धस जाए। ठीक है, सो एट सच लार्ज लैंडस्केप के ऊपर कोई चेंज आ रहा है, दैट सच इज नोन एज द एपियोजेनेटिक, एंड उस टर्म को कहते हैं आपका वार्पिंग अप एंड वार्पिंग डाउन। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसमें आपका लिखना exogenetic. These are external forces that operate and act. These are external forces that operate and act on the surface of the earth. These forces are also known as destructive forces.
as they at times result in as they at times result in destruction of existing landforms through weathering and erosional activities. Weathering, mass wasting, erosion, and deposition are main exogenic processes. Right? Endogenic forces or processes. Endogenic processes. These are internal forces. These are internal forces that exist deep inside the earth. These are also known as constructive forces. As they create relief features on the surface. The ultimate source of energy for this is Earth's internal heat. कल इसके आगे का अपन डिस्कस करेंगे आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है।
अभी तक कोई डाउट? एनीवन?